हाँ, प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 हमारी है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपन को व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड या फिर में से एक ही बात, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 140 का भाई, तो इसका पहला ही है 140 का भाज्य गुणनखंड, चाहे ऐसे कर लो चाहे कैसे ही कर लो। 140 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार। 2 का भाग 70 बार, और जाएगा 2 का भाग 35 बार। यह तो रब कार्य हमारा। और जाएगा 5 का भाग 7 बार, और 7 का गया 1 बार। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 होगा, या फिर 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा 5 गुणा 7 हो जाएगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट है हमारा 156। कितना है? 156 का दूसरा है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालते हैं तो सरल होगा। 156 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार और 8 बार। और गया 2 का भाग, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब 3 का जाएगा कितनी बार? 13 तिया 39, और 13 का गया 1 बार। तो इसका गुणनखंड कितना आया भाई? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसका बन जाएगा हमारे 2 की घात 2, यानी 2 अगर कोई संख्या सेम बार होती है तो उसका हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13 हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तीसरा। तीसरा है 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे? वही तरीका हमारा 3825। 2 का भाग जा नहीं रहा है, 3 का भाग चेक करते हैं, जा रहा है क्या भाई? 3 का भाग, 3 का भाग आ गया 4 है भाई। 1 बार 2 बार, पीछे बचा 1 तिरी तिरी 2 तिरी 6, 2 बचा 21, 7 तिरी 21 और 5 तिरी 15 बार। और गया 2 का नहीं 3 का भाग, 4 तिरी 12 और 25 तिया 75 होते हैं। 4 तिरी 12, 3 दूनी 6 और 5 तिरी 15। और जा रहा है 3 का भाग, 1 तिरी तिरी, पीछे रहा 1 उतारा 4 तिरी 12, सॉरी नहीं जा रहा है ना इसमें, अब 5 का भाग जाएगा भाई। 5 का भाग, 5 का भाग 1 8 पंजे 40, और पीछे रहा 2 5 बार गया 25, और गया 5 का भाग 17 बार, 17 का गया 1 बार। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर गुणा 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर गुणा 17 होगा। तो इस प्रकार ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट है चौथा। चौथा हमारा है 5005। 5005 का अभाज्य गुणनखंड वो सेम ही होने वाला है। 5005, 1 का भाग 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का ही नहीं जा रहा है, अब सीधा 5 का लगाएंगे। 1 बार 0 बार 0 बार 1 बार। अब 7 का जाएगा, अब 7 का भाग लगाएंगे भी, तो कितनी बार जाएगा? 7 1 का 7, पीछे बचा 3, 7 चौक
28 और पीछे बचा 2, 1 7 3 21, 143 बार भाग गया है। अब हम लगाएंगे 11 का भाग, 7 का इतना ही जा रहा है, 11 का लगाएंगे, 11 का 11, पीछे रहा 3, 11 3 33, अब गया 13 का भाग, कितनी बार? एक बार। आगे किसका? इसका गुणनखंड 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, वैसे ही होगा, इसमें कोई सेम संख्या है नहीं तो सेम ही होगा भाई, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। बस नेक्स्ट है हमारा चौथा, हो गया चौथा। पांचवा देखो, पांचवा सवाल है हमारा 7429, 7429 है हमारा, 7429 तो निकालेंगे भाई। वैसे 7429 किसका भाग जा रहा है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का नहीं जा रहा है, इसमें 7 का भाग भी नहीं जा रहा है। अब सीधा हम लगाएंगे 11 का भाग, चेक करते हैं भाई 11 का भाग जा रहा है क्या? 11 छक्का 66, पीछे रहे 8 उतारा 2, 82 बंडा है भाई, 82 बंडा, 11 7 77, कितना आ रहा है? 5 बच रहा है, उतारा 9, फिर भी नहीं जा रहा है। किसका भाग? 11 का भाग नहीं जा रहा है, किसका लगाएंगे? मिट गया क्या? 7429 का अभाज्य गुणनखंड चेक करते हैं इस विधि से। 7429 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 11 का नहीं जा रहा था, अब 17 का चेक करते हैं। 17 का कितनी बार जाएगा भाई? 17 का लगाते हैं, 7429 में 17 का भाग लगाते हैं। 17 का 70 तिया 51, 70 4 68 होते हैं, पीछे कितना बचेगा भाई? 6 बचेगा, उतारा 9, 70 तिया 51, कितनी बार गया? पीछे बचा हमारा 9, 1 और 11 बचा, उतारा 9, 70 7 102, 70 7 हो गए 119, 7 बार यानी 437 बार गया है। अब इसमें किसका भाग लगाएंगे? 19 का ही जाएगा, 17 का फिर से नहीं जा रहा है, 19 का लगेंगे। 19 दूना 38, पीछे बचा 5, 19 तिया 57 और अब जा रहा है 23 का। ये हमारा रब कार्य भाई, इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुणा कितने? 19 गुणा 23 हो गई। ठीक है, सारी अभाज्य संख्या हुई, अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है इसमें, अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुणा 19 गुणा 23 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है हमें। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? LCM गुणा HCF के बराबर होना चाहिए। आपको मैंने पहले वो संबंध दिखाई दिया है, LCM और HCF में संबंध, LCM व HCF में संबंध क्या होगा LCM गुणा HCF बराबर A गुणा B, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनका गुणनफल इनके बराबर होना चाहिए। HCF LCM का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर ही होना चाहिए। तो अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि ये इनके बराबर है या नहीं है। तो पहले इन दोनों का क्या निकालेंगे हम? HCF और LCM निकालेंगे। तो पहला है 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणा 13, 13 दूना 26 हो गए। 91 का अभाज्य
गुणनखंड 13 7 91, 7 गुणा 13 हो जाएगा। इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड ये हो रहा है, तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 2 है, इसमें नहीं है तो एक तो 2 होगा, 7 है, इसमें नहीं है तो 7 होगा। अब 13 2 है, इनमें से एक 13 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इनका गुणनफल कितना होगा भाई? 13 7 91 और 91 और 91 कितने हो गए? 182 हो गए। 182 तो क्या आ गया है? एलसीएम आ गया है। एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ दोनों में जो मिल रहा है वो ही एचसीएफ है। 13 एक ही मिल रहा है, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, 7 इसमें है पर इसमें नहीं है, 13 एक मिल रहा है, तो एचसीएफ आ गया 13 आ गया। अब इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होना चाहिए। तो पहली से एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी होना चाहिए भाई। तो एचसीएफ कितना आया हमारे पास? एलसीएम कितना है? एचसीएफ आया 182 गुणा एलसीएम कितना आया है? 182 और एचसीएफ आया 13। इनका गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? पहली संख्या कितनी थी हमारे पास? 26 और दूसरी संख्या थी 91, इनके बराबर होना चाहिए बस। तो 182 को हम क्या लिख सकते हैं? इसका करते हैं गुणन, अभाज्य गुणनखंड। तो 91 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको, और गुणा 13 का 13 ही पड़ा है। 91 को 2 से गुणा करेंगे तो फिर 182 आ जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे 91 को 182 से गुणा, 91 को 2 से गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा 182 और 13 का 13 ही पड़ा है। अब आगे हम इधर करते हैं। अब इसको इससे गुणा करवा देते हैं। 91 गुणा 13 गुणा 26, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इसके बराबर आ रही है या नहीं आ रही है ना? इसका मतलब सही है। ठीक है, कौन सा? एलसीएम और एचसीएफ में संबंध एकदम सही है, जांच हो गई है भी। नेक्स्ट दूसरा, इसी प्रकार हमें सारों की जांच करनी है। दूसरा है हमारा 510 और 92। तो सबसे पहले इनका हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा भाई? 510 का। तो अभाज्य गुणनखंड आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इस विधि से निकाल लेंगे, सरल रहेगा। 2 का भाग गया कितनी बार? 2 दूनी 4, पिछड़ा 1 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 255 बार जा रहा है ना? हाँ 255। अब किसका भाग जाएगा भाई? 5 का लगाएंगे, 3 का भी जा रहा है ना, 8 3 24, 5 3 15, 5 का गया 17 बार, 17 का गया 1 बार। ठीक है, तो इसका आ गया हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। आगे किसका है? 92 का। 92 का अभाज्य गुणनखंड। 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई? तो 92 का भी निकाल लेते हैं इधर। 2 का गया कितनी बार? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 का गया 23 बार, 23 का गया 1 बार। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 23 बार, 2 गुणा 2 गुणा 23 मिल क्या रहा है भाई? जो अधिकतम है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणा 23 लिख सकते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम अब 2 इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों में से 1 2 इसमें उतार देंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी ये 2 उतरेगा। उसके बाद में 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 भी यहाँ उतारेंगे। 5 इसमें, इसमें नहीं है, तो 5 भी होगा इसमें। 23 इसमें, इसमें नहीं है। 17 भी इसमें लेकिन उसमें नहीं है, तो 17 भी होगा और 23 भी होगा। ये सारा हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा? सारों में सेम मिलना चाहिए, दोनों में। 2 इसमें भी है, इसमें भी, तो 2 आ गए। और क्या मिल रहा है भाई? और कुछ ही नहीं मिल रहा है। 3 मिल रहा है क्या? 3 है, नहीं मिल रहा। 5 भी नहीं मिल रहा है, 17 भी नहीं मिल रहा है, और ये भी नहीं मिल रहा है। तो अतः इसका गुणनफल क्या होगा भाई? 23,460 होने वाला है। इसको हम क्या उतार सकते हैं भाई? 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, इसका होगा 23,460 होगा गुणा करने पर, 23,460।
हाँ भाई, आगे हम बात करेंगे, इनको चेक करेंगे भाई, चेक करेंगे कि यह दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर HCF है या LCM, LCM गुणा HCF के बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है या नहीं है। तो देखते हैं, ये भाई क्लीन कर रहा हूं। हाँ, LCM गुणा HCF, A गुणा B। LCM कितना आया था? 23,460। HCF कितना आया था? 2 आया था। पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या थी भाई? 510 थी और गुणा 92 थी। ये चीज हमारे आनी चाहिए, ये चीज सिद्ध करनी है बस। तो इसको हम ऐसे रूप में व्यक्त करेंगे, जैसे 2 क्या आया था अभी? 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा कितना आया था भाई? 2 गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। यहाँ 2 आया था क्या? 2 गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, और ये 2 ये है। ठीक है, अब हमें ऐसे दो भागों में बांटना है। जैसे 23 को किससे गुणा करें? 23 4 92 होते हैं ना, तो 2 गुणा, इसको छोड़ देते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और ये 2 यहाँ आगे और लिख देते हैं, यहाँ गुणा 2 की घात 2 यहाँ लिख देते हैं गुणा 23। तो इनका गुणा करेंगे भाई, ये तो हो गया हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, ये 2 1 2 बार लिख दिए ना, ये नहीं आएगा भाई, यहाँ ये 1 2 नहीं आएगा, 2 बार लिख दिए, ये वो में से वाला ये वाला। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा ये 23, ये हो गया 4 23 4 92। अब इनका गुणा करेंगे, 85 85 और 6 हो गए हमारे 510 गुणा 92। किसके बराबर है? इनके बराबर है। ठीक है, तीसरा सवाल, तीसरा है 336 और 54। पहले दोनों का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 का अभाज्य 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई? तो यहाँ निकालते हैं 336, 2 का भाग गया कितनी बार? 1 बार, फिर 6 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, और गया 2 का भाग कितनी बार? 8 बार 4 बार, फिर और गया 2 का भाग कितनी बार? 4 बार 2 बार, फिर और गया 2 का भाग कितनी बार? 21 बार, फिर गया 3 का भाग 7 बार, 7 का गया 1 बार। इस प्रकार हमारे पास इनका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त है। 2 गुणा कितनी बार? 1 2 3 4 2 आ रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 आ रहे हैं, 3 गुणा 7 आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई 2 की घात 2 4 बार है, तो 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। अब किसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे? 54 का अभाज्य गुणनखंड। 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 बार जाएगा, फिर 27 आएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, शायद तक 3 3 9 9 3 27 27 गुना 54 आ रहे हैं। इसका गुणनखंड ये है। तो ये क्या बन जाएगा? 2 गुणा 3 3 बार है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब हमारे यहाँ HCF कितना आएगा? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 2 आ गया यहाँ बाहर, बाकी 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 1 3 इसमें और 1 3 इसमें, तो 2 1 3 आ जाएगा। तो HCF हमारे पास आया है 6। LCM कितना आएगा? LCM आएगा कितना आएगा? जिसकी घात अधिकतम, जैसे 2 की घात 4 है, तो एक तो आ गया 2 की घात 4, और 3 की घात 3, 3 की घात है 3, अधिकतम घात है 3 की घात है 3 है, 3 की घात 3 और 3 की घात है
2 की घात 4 है। अब एक्स्ट्रा क्या बच गया भाई इनके अलावा? एक तो 3 बच गया है, और क्या बच गया है? एक ये 2 बच गया है, और एक क्या बच गया? ये 7 बच गया। इस प्रकार ये हो गया एलसीएम। कितना आएगा? 3024 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3024 आ रहा है। ये तो हमने ले लिया। अभी 2 की घात यहाँ ये ज्यादा लिख दिए ना, ये नहीं। कितना आ रहे हैं? 2 की घात 4 कितने हो गए? 32 हो गई या 64 हो गए? हाँ 64। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 16 हो गए। 16 ये हो गए और 27 ये हो गए। 16 गुना 27 गुना 7 हो गए 3024। ये नहीं है कभी। ठीक है। हाँ, इसमें हमने एलसीएम निकाल लिया था भाई 3024। 3024 कहाँ से आ गया भाई? अधिकतम घात 2 की घात 4 अधिकतम है 2, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2, ये तो आगे अलग से है। बाकी 3 2 ये बच गए थे, 3 और 1 इसकी घात होगी 4, और 3 की अधिकतम घात 3 है, पीछे ये बच गए 1 7, तो 7 आ गया इसमें। इनका गुणनफल आ गया 3024 आ गया है। कितना आ गया है? 3024 आ गया है। आगे हम करेंगे इनकी जांच करेंगे। जांच करेंगे तो क्या आना चाहिए भाई? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी आना चाहिए। तो एलसीएम हमारे पास कितना आया था? 3024 आया था। कितना आया था? 3024 गुणा एचसीएफ कितना आया था? 6 आया था। एचसीएफ 6 आया था। और पहली संख्या कितनी थी हमारे? पहली संख्या थी 336 गुणा दूसरी संख्या थी 54। दूसरी संख्या कितनी थी? 54 थी। तो 3024 को हम करेंगे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात भी 4 गुणा 7 आया था, ये गुणा 6 को हम लिख देंगे 2 गुणा 3 बराबर 336 गुणा 54। अब इसका ऐसा गुणनफल करेंगे कि 336 गुणा 54 के रूप में चेंज कर देंगे। तो इसको हम चेंज करेंगे 2 को कितनी बार? 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 को लिखेंगे, 3 की घात कितनी थी भाई? 3 की घात 3 ही थी ना। ये 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3। अब ये हो गए 27 और 27 और ये हो गए 27 गुना 54। इतनों को बाहर निकाल देते हैं, इनको और इनको। बाकी जो पीछे बच गया 2 की घात 4 तो पूरी बच गई है, और एक बच गया हमारा ये 7, और एक बच गया है 3, और ये बच गया 3 गुना 3 की घात 3 गुणा ये 2 बराबर ये हमारा हो गया 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 7 गुना 3 और 3 की घात 3 27 गुना 2 होगी। तो ये हमारे बन गया 27, 7 21 16 गुना बन गया 21, और ये बन गया 27 गुना 54। अब 21 को 16 से गुना करेंगे, 16 एका 16 हासिल लगे 32 और 1 33 गुणा 54। तो आ रहे हैं 336 गुणा 54, जो कि हमें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के रूप में प्राप्त हुए हैं। आगे है सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF व LCM हमें निकालना है। तो पहला है इसका 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में 15 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में 21 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का और 21 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुणा 3 होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 3 गुणा 5 होगा। और
21 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणा 7 होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 2 इसके पास है, इसके पास नहीं, इसके पास ही नहीं, 2 आएगा और 2 है, 2 की अधिकतम घात 2 है, यानी 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 3 अगर तीनों में सेम संख्या मिल जाए तो एक बार ही लिखनी है अपन को। 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो एलसीएम में हमेशा एक बार ही लिखेंगे। 5 इसमें, इसमें नहीं, इसमें ही नहीं है तो 5 को हम लिखेंगे। 7 इसमें है, इसमें ही नहीं, इसमें ही नहीं है तो 7 को भी लिखेंगे। तो ये है हमारा एलसीएम। तो कितना आ रहा है एलसीएम? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजा 60 और 60 7 420 आ रहा है। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब तीनों में मिलना चाहिए। तीनों में एक ही चीज मिल रही, वो है 3, बाकी सेम नहीं मिल रहे। तो एचसीएफ हमारा आ गया 3, एलसीएम है हमारा 420। नेक्स्ट है हमारा दूसरा हमारा है क्या है? 17 23 29, तीनों ही अभाज्य संख्या है। 17 का अभाज्य गुणनखंड 23 का अभाज्य गुणनखंड और 29 का, 29 है ना, 29 का अभाज्य गुणनखंड। तीनों अभाज्य संख्या में या तो एक का भाग जाएगा या स्वयं का भाग जाएगा। तो 17 का क्या होगा? 1 गुणा 17 होगा। 23 का क्या होगा? 1 गुणा 23 होगा। 29 का क्या होगा? 1 गुणा 29 होगा। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 17 गुणा 23 गुणा 29 और एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। तीनों में अगर कोई संख्या सेम नहीं मिल रही है तो एचसीएफ हमेशा उसका क्या होगा? 1 होगा और इनका गुणनफल होगा 11,339 होगा। एलसीएम हमारा आया है 11,339 और एचसीएफ हमारा आया है 1 आया है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा है 8 9 और 25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा भाई? 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 हो जाएगी। उसके बाद में 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 2 हो जाएगी इसमें। 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 2 हो जाएगी। तो एलसीएम कितना होगा? 2 किसी के पास ही नहीं है, 2 की अधिकतम घात 3 है, 2 की घात 3 हो जाएगी। 3 किसी के पास नहीं तो अधिकतम घात वाला ही होगा और 5 की अधिकतम घात 2 है। तो ये हो गया एलसीएम। कितना होगा भाई? इसका हो गया 2 का क्यूब हो गया कितना? 8 गुणा 3 का 9 और इसका हो गया 25। तो इनका हम गुणा करवाएंगे भाई, कितना आएगा? 9 8 72 गुणा 25 कितने हो रहे हैं? 25 गुणा 50 हासिल लगी 5, 25 7 175 और 5 180, 1800 आ रहे हैं इसके एलसीएम। और एचसीएफ एक भी संख्या नहीं मिल रही है तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया? 1। अगर किसी में कोई संख्या नहीं मिलती है तो एचसीएफ उसका क्या होगा? 1 होगा। आगे नेक्स्ट सवाल है हमारा चौथा सवाल है एचसीएफ संख्या है 306 और 657। ये हो गई ए पहली संख्या, बी हो गई दूसरी संख्या है। इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एलसीएम का सूत्र लिखा ही था। ए का मान पहले बता देता हूँ। ए का मान है 306 यानी पहली संख्या 306, बी का मान है 657, दूसरी संख्या होगी 657 और एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है भाई? 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। एलसीएम ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है?
एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम का सूत्र क्या होगा भाई, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, एलसीएम गुणा सॉरी एलसीएम बराबर ए गुणा बी बटा एचसीएफ होगा। तो सूत्र में मान रखते हैं, ए का मान कितना होगा भाई 306 गुणा बी का मान कितना होगा 657 होगा बटा 9। अब देखो ये 9 का भाग इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है, चेक कर लेते हैं भाई। 9 का भाग गया, कितनी बार गया इसमें, तो 9 का भाग एक बार, 9 3 27, पिछला 3 9 चौक 36, 34 बार जा रहा है। 34 गुणा 657, 34 को किससे गुणा करेंगे 657 से गुणा करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं, 657 को गुणा कर दिया 34 से, कितनी बार 7 चौक 28, 20 और 2 22, ये कितनी बार गया 6 चौक 24, 25 26, 7 3 21, 5 3 15 और 2 17, 6 3 18 और 1 19, 8 3 3 2 1 2 23 सॉरी 22,338 आ रहे हैं, 22,338 आ रहे हैं। एलसीएम कितना आया है 22,338 आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 5वां। जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो माना n एक क्या है प्राकृत संख्या है, n एक क्या है प्राकृत संख्या है, माना n एक प्राकृत संख्या है। अब इसमें 2 की घात n व 5 की घात m के रूप का होना चाहिए, रूप का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई 2 गुणा 3 होगा, 2 गुणा 3 होगा। इसमें 2 की घात n तो है लेकिन 5 की घात n के रूप का नहीं है, तो 5 का कोई स्थान नहीं है, 5 का कोई स्थान नहीं है। अतः ये कहाँ पर समाप्त होगा 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर 6 की घात n है, अगर 6 की घात n है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि किसका स्थान नहीं है भाई 5 का स्थान है ही नहीं, 5 का स्थान नहीं है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है हमारा वाक्य कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो सबसे पहले ये देखते हैं भाई 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसमें क्या चीज कॉमन आ रही भाई 13 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कौन बचा 7 गुणा 11 गुणा 13 बाहर गए तो प्लस 1 बचा, इसमें 13 आ गई कॉमन। अब नेक्स्ट है हमारा पुण्य कितना है भाई 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 है। इसमें से एक चीज हम बाहर ले लेते हैं, 5 मिल रहा है दोनों में, एक तो ये बन गया एक ये बन गया, इसमें क्या बना था एक ये और एक ये, 2 बन गए, 2 में से इसमें हमने 13 ले लिए कॉमन। इसी प्रकार इसमें से 5 और 5 आ रहे हैं कॉमन, तो अंदर कौन बचा 7 गुणा 6 गुणा 5 तो बाहर आ गए, तो 4 बचा, 3 बचा, 2 गुणा 1 प्लस ये बच गया 1। तो अतः इसमें 5 का स्थान है, 5 का स्थान है, तो अतः ये भाज्य, अतः क्या है
बाज्य है, क्योंकि 5 का स्थान नहीं होगा तो ये बाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा, और इसमें हमें 13 क्या था, इसमें 13 गुणनखंड था, इसमें 5 गुणनखंड है, इसलिए ये इसे बाज्य है एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां सवाल। पांचवा सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसा सवाल आता है तो सीधा एलसीएम याद करना है, पुनः मिलने वाला या फिर कोई चीज है पुनः एक साथ आती है, इसका मतलब इस एलसीएम करना है। क्या करना है? एलसीएम करना है। तो पहले सोनिया चक्कर लगाती है, सोनिया एक चक्कर लगाने में समय लेती है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय लगता है, कितना? 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में समय लगता है, कितना? 12 मिनट। तो अब इन्हें पुनः एक साथ कब मिलेंगे, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 18 का किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा भाई? 2 गुणा 3 गुणा 3, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 की घात 2। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 की घात 2 गुणा 3 होगा। अब करना क्या? करना कुछ नहीं है, बस आगे देखो। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 2 की घात 2 अधिकतम है, तो 2 की घात 2, और 3 की घात इसमें अधिकतम है, तो 3 की घात 2 आ जाएगा। या फिर ऐसे देख लो, 2 इसमें 1 है, 2 दुओं में से 1 2 इसमें उतार लिया, ठीक है, और 1 2 ये बच गया, तो 1 2 यहाँ उतार लेंगे। और 3 2 है, 3 इसमें भी है, इसमें भी, तो इन 2 3 का 1 3, और 1 3 बच गया, तो ये 3, तो यही बन रहा है 2 की घात 2 और 3 की घात भी 2। तो कितना आ रहा है भाई? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 आ रहा है। तो 36 मिनट के बाद में वो पुनः मिलेंगे, 36 मिनट के बाद में वो पुनः मिलेंगे। नेक्स्ट